आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ाहिद लतीफ़ है। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा इसका ताल्लुक़ बायो एनर्जेटिक्स से है। बायो एनर्जेटिक्स जो चैप्टर है उसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था फोटोसिंथेसिस, और आज हम उसी का दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यानी कि रेस्पायरेशन को डिस्कस करूँगा, और ये एमडी कैट के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेलुलर रेस्पायरेशन में दो मेन स्टेप्स हैं, एक है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस जो टॉपिक है इसको अब मैं स्टार्ट करूँगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रेस्पायरेशन क्या है। नॉर्मली आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हायर लेवल पे क्या होता है कि यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल के लेवल पे क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। ऑक्सीजन को इंटेक क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद होता है वो उसको ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करने के नतीजे में क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ जब ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है। तो हाई लेवल पर आप इसको कह सकते हैं ब्रीथिंग या रेस्पायरेशन। अब यही रेस्पायरेशन को अगर हम सेल के लेवल, ये जो रेस्पायरेशन होती है अगर हम उसको सेल के लेवल पे जाके देखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। और उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ग्लूकोज जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक डाउन होता है, और एक मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो तकरीबन 38 ATPs एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। रेस्पायरेशन जो होती है वो नॉर्मली दो तरह की कंडीशंस में कंडक्ट होती है, एक होती है एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, और एक होती है एनारोबिक रेस्पायरेशन। और सेलुलर रेस्पायरेशन भी क्या है, दो तरह की नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, एक होती है एनारोबिक रेस्पायरेशन और एक होती है एरोबिक रेस्पायरेशन। अब एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है कि जो नॉर्मली अगर आप देखें ईस्ट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है उसमें भी ये कंडक्ट होती है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद पायरुविक एसिड बनता है। ये पायरुविक एसिड जो है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसी तरीके से हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है मसल्स लेवल पे क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद दो पायरुविक एसिड बनते हैं, और ये दो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं दो लैक्टिक एसिड में। ये जो फर्मेंटेशन होती है मसल्स लेवल पे होती है, और इन दोनों केसेस में चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसकी जो तादाद होती है वो कितने ATP जनरेट होते हैं, 2 ATP जनरेट होते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है, एरोबिक जो रेस्पायरेशन है ग्लाइकोलाइसिस में, हम उनमें कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट हैं वो एनर्जी रिलीज़ होती है, साथ में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे रिलीज़ होते हैं। तो इसमें पहले तो हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे, देन हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को भी डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है इसको कम्प्लीटली जो जिस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था उसका नाम, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EMP। ई स्टैंड फॉर मेडन मेयरहॉफ पैचेस पाथवे भी कहलाता है, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको आप EMP भी कहते हैं, ठीक है। एम्बेडेड मेयरहॉफ पैचेस, दे आर दैट वाज द साइंटिस्ट हु कम्प्लीटली डिस्कवर्ड दिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, मैं भी आपको बात कर रहा था, क्योंकि हम ये जो एरोबिक रेस्पायरेशन है सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, हमेशा साइटोप्लाज्म में होगी। सेल का जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, उसमें ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा, यानी ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, और उसके नतीजे में 2 ATPs 2 पायरुविक एसिड बनेंगे साइटोप्लाज्म के लेवल में। तो उसके बाद जो स्टेप स्टार्ट होगा दैट इज़ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल किस में होती है, आपको पता है सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, वहाँ पे कंडक्ट होती है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसको भी हम साथ में देखेंगे, और ये नॉर्मली कहाँ पे कंडक्ट होती है,
जो माइटोकॉन्ड्रिया में दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनमें एक मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन, वहाँ पे कंडक्ट होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होता है, इंटर स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये वहाँ पे कंडक्ट होती है। तो आज जो टॉपिक है वो जो बेस कर रहा है वो है ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। तो आइए अब हम ग्लाइकोलाइसिस की तरफ चलते हैं। देखिए, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आपके पेपर में आपसे कहा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है उसको डिस्क्राइब करें, तो आपने सिंपली, मैं भी इस साइकिल को आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है ग्लूकोज से, और उसको यहाँ तक डिटेल्स उसकी बतानी है सिंपल अपने वे में। लेकिन अगली स्लाइड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बना, ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बना, यानी ये सारे स्टेप्स कैसे हो रहे हैं, इनकी के पीछे लॉजिक क्या है, इनके पीछे मैकेनिज्म क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे बताएं, तो बहुत सिंपल सा है, वो आपने ग्लूकोज से स्टार्ट करना है और उसको पायरुवेट तक बताना है। ठीक है, तो देखिए अब होता क्या है कि एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एंजाइम ग्लूकोकाइनेज की मौजूदगी में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल, खैर चलिए इसको मैं आगे बताऊँगा। अच्छा, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है फिर उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट क्या होता है, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और दो तरह के कंपाउंड में चेंज हो जाता है, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट और इसके अलावा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो साइकिल को आगे लेकर चलता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में। फिर ये जो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। और फिर ये पायरुवेट आगे से किस साइकिल में चला जाता है, क्रेब्स साइकिल में। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो अब आपने सिंपली जो पेपर है उसमें इस साइकिल को बताना है। क्या बताना है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रुक्टोज 6 से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना, फिर ये दो कंपाउंड में चेंज हो जाता है, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर ये जो साइकिल होती है इस कंपाउंड से आगे चलती है, यानी कि 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बना, फिर क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, फिर क्या बना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फोइनॉल पायरेट, और फिर उसके बाद लास्ट में फाइनली पायरुवेट बना, और ये पायरुवेट जो है क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। अच्छा, एक और बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक दफ़ा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना तो एक दफ़ा पायरुवेट बना, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा क्या होगा कि जो डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो सेम साइकिल क्या होगी, फॉलो होगी, दोबारा से पायरुवेट बनेगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो एक ऐसे बन गया, दूसरा किस वजह से बना, ये क्या होता है दोबारा से चेंज हो जाता है ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट में, और फिर ये प्रोसेस सेम होता है, दूसरा पायरुवेट बनता है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपने, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आपने पेपर में सिर्फ इतना डिटेल्स देनी है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाने के लिए कि ये सब कैसे हो रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए जनाब, ग्लूकोज था, अब ये ग्लूकोज का आपके सामने क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हम पोजीशन को समझ लें थोड़ा सा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि इसकी जो पोजीशन है इसको भी समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये जो है ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल में पहली कार्बन है, ये कौन सी है, दूसरी कार्बन है, ये तीसरी कार्बन है, ये चौथी कार्बन है, ये पांचवी कार्बन है और ये छठी कार्बन है। तो ये जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके सामने, जो स्ट्रक्चर फार्मूला आ रहा है, इसमें कार्बन का जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको है क्लियर करने में मदद मिलेगी। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज है क्या होगा कि ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये क्या करता है कि ये जो ATP है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आप सबको पता है कि 3 के करीब फॉस्फेट ग्रुप होते हैं।
हेक्सोकाइनेज क्या करता है कि इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, किसमें, ग्लूकोज में ट्रांसफ़र करता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पे। कौन सी पोजीशन पे, छठी पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये छठी पोजीशन थी, इस पे ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया। तो अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कैसे, हेक्सोकाइनेज ने क्या किया, एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र किया ग्लूकोज की कौन सी पोजीशन पे, छठी पोजीशन पे, और ये आ गया आपके सामने छठी पोजीशन, ठीक है। तो अब ये जो कंपाउंड है ग्लूकोज, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो इसके बाद क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। अच्छा देखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये क्या है, आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन इनमें जो एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। दूसरी बात, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या मिलेगा, फ़र्क मिलेगा। तो आइसोमर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। जैसे ग्लूकोज है, इसका आइसोमर क्या है, फ्रुक्टोज है, ठीक है। तो ये देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6। तो यहाँ देखें ये ग्लूकोज का फार्मूला है। फ्रुक्टोज क्या है, इसका आइसोमर है, इसका भी सेम फार्मूला है C6H12NO6। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम होता है, लेकिन एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है डिफरेंट होती है। लेकिन ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ना, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम जो होता है वो बॉन्ड होता है, जबकि फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर है इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है वो अटैच्ड होता है। तो ये वो एटम्स का क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, जो मैं अभी आपसे पहले डिस्कस कर रहा था। अब दोबारा से हम उसी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये इसका क्या है, आइसोमर है। कैसे कन्वर्ट हुआ कि ये जो फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज है ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, क्या होता है कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये क्या करता है कि जो एटीपी है जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, ये क्या करता है, एटीपी जिसमें 3 के करीब फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, इनमें से एक फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन पे ट्रांसफ़र करता है। देखिए ऑलरेडी 6 पे तो शुरू में ही ट्रांसफ़र हो गया था, फर्स्ट पोजीशन पे भी क्या ट्रांसफ़र करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो अब ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट है, इसको जो है एंजाइम एल्डोलेस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, किसमें, 2 कंपाउंड, एक है डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्या है, कीटोन है, और इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड किसमें ब्रेक डाउन करता है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट क्या हुआ, 2 कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो गया, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कौन करता है, एल्डोज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो पाथवे है वो कहाँ से कंटिन्यू होगा, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था, जिसमें कि ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो इस पाथवे को लेके आगे बढ़ेगा। लेकिन इस पाथवे को लेके आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक एंजाइम है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये क्या करता है कि डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। सो अब हम चलते हैं आगे। तो अब ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। इसके 2 काम होते हैं यहाँ पे। ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है और इसको ट्रांसफ़र करता है NAD में, ठीक है। NAD किसको कहा जाता है, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र करता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH प्लस NADH2 कहलाता है, या NADH प्लस H कहलाता है। तो क्या हुआ, फिर दोबारा से मैं बताता हूँ कि ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज क्या करता है कि यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफ़र करता है NAD में। तो क्या बन जाता है, NADH प्लस H बन जाता है।
उसके बाद क्या होता है कि जो फॉस्फोरस है, ठीक है जनाब, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये एंजाइम क्या करता है, इस ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में उसको भी अटैच करता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको अटैच करता है, कौन सी पोजीशन के साथ, फर्स्ट पोजीशन के साथ। अच्छा देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना, जो फॉस्फेट ग्रुप मुख्तलिफ जगह पे अटैच हो रहा था, वो कहाँ था, वो एटीपी में से ट्रांसफ़र हो रहा था और जाके अटैच हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, यानी कि ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ, जो आगे फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एटीपी में से नहीं फॉस्फेट ग्रुप आता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो वहाँ से आता है और इसके साथ जाके कार्बन की नंबर 1 पोजीशन के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो आपने देखा कि ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या हुआ, एक काम क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकला और वो जाके NAD के साथ कंबाइन हुआ और NADH प्लस बना। दूसरा काम इसने क्या किया कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ले जाके कार्बन की नंबर 1 पोजीशन पे अटैच किया। तो अब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो रिड्यूस होके क्या बन गया, वो बन गया जनाब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बन गया, यानी कि पहली पोजीशन पे भी फॉस्फेट आ गई और थर्ड पोजीशन पे भी क्या आ गई, फॉस्फेट आ गई। अब ये जो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बना है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है, ये क्या करेगा कि यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको ट्रांसफ़र करेगा ADP में, और ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है, ये क्या करेगा कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, जो कि नंबर 1 पोजीशन पे है, इसको ट्रांसफ़र करेगा किस में, ADP में। तो ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, क्योंकि इसके बाद 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से मिला और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। तो ये वो पहला ATP है जो यहाँ पे बनता है ग्लाइकोलाइसिस में। मैंने आपको बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा कम्प्लीटली तो 38 क्या बनेंगे, ATPs बनेंगे। तो यहाँ पे ये पहला ATP बनता है, ठीक है। अब जो फिर क्या होगा कि ये जो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो ट्रांसफ़र हो गया, तो अब ये क्या कहलाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट आगे चल के क्या होगा, ये रहा 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। कैसे कन्वर्ट हुआ इसको भी हम समझते हैं कि ये जो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस, ये क्या करेगा, ये जो फॉस्फेट की पोजीशन है कौन से कार्बन पे है, 3rd कार्बन पे है, लेकिन 3rd कार्बन पे, 1st, 2nd, 3rd कार्बन पे, ये जो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस, ये इसको 2nd कार्बन पे लेकर आएगा। देखिए यहाँ से ये 2nd कार्बन पे आ गया। तो अब इसका क्या नाम पड़ गया, पहले ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, अब फॉस्फेट ग्रुप जब क्योंकि वो 2nd पोजीशन पे आ गया है तो नाउ इट इज़ कॉल्ड 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस का आपको काम करने का मकसद समझ में आया कि ये फॉस्फेट ग्रुप को 2nd ग्रुप पे 2nd कार्बन पे मूव करता है। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम क्या, कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, इस पे क्या होता है कि एक एंजाइम है एनोलेज, ठीक है, एनोलेज एक्ट करता है और इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होता है तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये देखिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज आता है, ठीक है। स्टिल 2nd कार्बन पे फॉस्फेट जो है वो मौजूद है, ये 2nd कार्बन है, इस पे फॉस्फेट क्या है, मौजूद है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, ये क्या करता है कि इस फॉस्फेट को रिमूव करता है यहाँ से और ट्रांसफ़र करता है किस पे, ADP पे, और ADP किस पे कन्वर्ट हो जाता है, ATP पे। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से ये फॉस्फेट निकल जाएगा तो बाकी क्या बचा, ये सब बचा। देखिए तो अब इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं, और ये पायरुवेट आगे चल के क्रेब्स साइकिल में शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पायरुवेट यहाँ पे बना, एक ATP यहाँ पे बना, और एक ATP जो मैंने आपको बताया था वो कहाँ पे बना था, वो यहाँ पे बना था, ठीक है, एक यहाँ पे बना, तो 2 ATPs बने, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा
कि ये जो 2 ATPs बने हैं ये किससे बने हैं, जब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का पाथवे स्टार्ट हुआ तो एक ATP ये बना और एक ATP बना। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मॉलिक्यूल है डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको ये क्या करता है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इसका मतलब ये होगा कि इस मॉलिक्यूल का अब काम ख़त्म हुआ, एक इसने पायरुवेट बना दिया। अब क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और दोबारा से सेम पाथवे फॉलो होगा और एक और पायरुवेट बन जाएगा। तो अब नंबर ऑफ पायरुवेट्स कितने हो गए, पहले एक इससे बना था, अब दूसरा क्या हुआ, वो इससे बना। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पायरुवेट्स कितने हो गए, 2 पायरुवेट हो गए। तो मैंने जो शुरू में आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, और ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं। तो दैट वाज द वे कि ग्लाइकोलिसिस में कैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है और 2 पायरुवेट जो हैं वो बनते हैं। इसमें 2 जगह आप देखें, गौर करें कि ATP जो है इस्तेमाल भी हुए हैं, इनकी एनर्जी को इस्तेमाल किया गया, एक यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और एक यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जबकि यहाँ पे 2 जगह ATP प्रोड्यूस भी हुए हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है जनाब, और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ATP प्रोड्यूस हुआ है, राइट, और एक जो है वो ATP यहाँ पे भी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये 3 ATPs यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं टोटल, एक यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, राइट, ये देखिए ATP AT में कन्वर्ट हो रहा है, एक यहाँ पे प्रोड्यूस और एक बड़े में, यानी यहाँ 2 जगह ATP इस्तेमाल हो रहे हैं और 3 जगह क्या हो रहे हैं, साइकिल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये। अब ये तो एक एल्डिहाइड के साथ हो रहा था, तो दूसरे एल्डिहाइड के बाद इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ATPs जो है वो कितने प्रोड्यूस हुए, 6, और इस्तेमाल कितने हुए, 2। तो 6 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 4 रह जाएंगे, यानी कि एक जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे होता है जिसमें 2 पायरुवेट बनते हैं तो उसमें 4 ATPs क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक ग्लाइकोलिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जब पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है तो उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो मेरा टॉपिक होगा क्रेब्स साइकिल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।